तो जय हिंद, नमस्कार। कैसे हो भाई आप सब लोग? आशा और उम्मीद करूंगा कि अच्छे होंगे। और इस वीडियो पर थंबनेल देखकर लैब असिस्टेंट जियोग्राफी वाले विद्यार्थी जो है वो पहुंचेंगे। आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। तो आइएगा प्यारे साथियों, इसकी जो पेपर की जो स्कीम है वो उसके बारे में जानते हैं। पेपर को कौन दे सकता है, और उसके साथ साथ में जो आपका जियोग्राफी वाले विद्यार्थियों के लिए जो पेपर का जो सिलेबस जो है वो कितना बड़ा सिलेबस है उसके ऊपर मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। बड़ा सिलेबस कह के मैं आपको ऐसे घबराने वाली वो बात नहीं है, लेकिन अपने एक एक चीज़ को समझने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सर, लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक जियोग्राफी वाले स्पेशल विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर अपने बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके सामने परीक्षा की जो स्कीम जो है लैब असिस्टेंट वाले विद्यार्थियों की, तो उस परीक्षा की स्कीम के ऊपर हम बात करते हैं कि सर ये 2022 में जो भर्ती हुई थी उस आधार पर अभी जो इस बार का जो नोटिफिकेशन जो है वो आपका कब आएगा, ठीक है। इसके बारे में आपको मैं बता देता हूं कि सर इसका नोटिफिकेशन जो है वो दिसंबर 2025 के लास्ट वीक की अगर मैं बात करूं तो तब तक जो है ये नोटिफिकेशन आपका जारी हो जाएगा। साथ ही साथ में यहाँ पर ये भर्ती जो है वो उन विद्यार्थियों के लिए है जो भैया सीटी से बाहर है। क्या भैया? जो सीटी से बाहर है, अर्थात जिन्होंने सीटी का एग्ज़ाम नहीं दिया है, अर्थात जिनके पास में 12वीं क्लास में जियोग्राफी का सब्जेक्ट था। तो ये जो भर्ती जो है वो 3 सब्जेक्ट्स पे होती है। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रख लेना, यह जो भर्ती होती है वो जियो वाले बच्चों के लिए होती है, यह जो भर्ती होती है वो साइंस वाले बच्चों के लिए होती है, और यह जो भर्ती जो है वो आपके होम साइंस वालों के लिए होती है। तो सबसे पहले इस वीडियो पर वही विद्यार्थी अपना टाइम वेस्ट करें जो कि जियोग्राफी, साइंस और होम साइंस से हैं। तो सबसे पहले तो आज मैं बात करने जा रहा हूं वो मैं जियोग्राफी वाले बच्चों की बात करने जा रहा हूं। होम साइंस वालों का सिलेबस अलग से लेकर आऊंगा और उसके साथ साथ में मैं साइंस वालों का भी सिलेबस अलग से लेकर आऊंगा। पेपर की स्कीम में प्रश्न पत्र जो है वो इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और आपका पेपर 2। तो देखो पेपर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान में रख लेना, इसके 100 प्रश्न होते हैं, 100 अंक होते हैं, ध्यान में रख लेना। और यहाँ पर पेपर 2 जो है उसके लिए कितने अंक होते हैं सर? 2 अंक होते हैं, जिसमें सीधी जियोग्राफी आपकी लगती है। तो टोटल अगर मिलाया जाए तो 300 नंबरों का पेपर और 3 घंटे का ये समय रहने वाला है। तो इसका मतलब आपके सामने देखो, सामान्य ज्ञान आता है भाग 1 में, यानी कि राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का साहित्य परंपराएं, विरासत और राजस्थान का भूगोल। यानी कि बहुत ही सिंपल सा राजस्थान का जीके जो 100 प्रश्नों का आता है, जो हर एग्जाम में होता है, वही राजस्थान का जीके आपके लिए लगता है। अलग से यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। जो आपने सीटी में पढ़ा है, जो आपने पशु परिचर वाले एग्जाम में पढ़ा है, वही राजस्थान का जीके जो आप अभी पढ़ रहे हो। उसके बाद में आपका जियोग्राफी जो होती है वो आपके 200 नंबरों की होती है, क्योंकि स्पेशली एक तरीके से सब्जेक्ट आपका आ जाता है और उस सब्जेक्ट्स का मर्म आपसे पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न, सभी प्रश्न बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव आपके होने वाले हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। और उसमें भाई साहब कम से कम 40% आपको लाना होगा। तो देखो आप इसमें भी 40% लेके आओगे और इसमें भी आप 40% लेके आओगे तो ही आप पास मानोगे, अर्थात आपकी कॉपी चेक करी जाएगी। अगर आपके यहाँ 40 नहीं आए तो आपकी कॉपी नहीं देखी जाएगी, चाहे उसमें आपने बट्टा में बट्टा ले लियो, लेकिन यहाँ पे कम से कम 40 नंबर आपके आना जरूरी है, तभी अगली कॉपी चेक करके फिर उसके बाद में आपकी जो मेरिट है वो आपकी बनाई जाएगी, ठीक है। और 1/3 जो भाग है वो ऋणात्मक अंकन, यानी कि 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी यहाँ पे करी जाएगी। ये तो होगी सर आपकी पेपर की स्कीम। अब आ जाओ सर, इसका जो पाठ्यक्रम का जो विश्लेषण है वो हम करने जा रहे हैं। सर पाठ्यक्रम जो है वो इसका किस तरीके से यहाँ पे रहने वाला है, तो देखो यहाँ पर आप सबको ध्यान में रखना, प्यारे बच्चों ध्यान में रखना कि ये पाठ्यक्रम जो है वो राजस्थान अध्ययन सामान्य ज्ञान का है। इसमें ज़्यादा कोई समझने वाली बात है नहीं। इसमें आपका राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति, परंपराएं और विरासत, यानी कि इसमें अगर बात करी जाए तो आपकी हिस्ट्री है, इसके साथ में आपका हिस्ट्री के बाद में आपका कल्चर है, कल्चर के बाद में आपकी जियोग्राफी है। बस ये आपके 3 पार्ट ही लगते हैं, पॉलिटी वगैरह इसमें नहीं है, ध्यान में रखना। इसके साथ में देखो राजस्थान कला संस्कृति के यहाँ पर इतिहास के प्रमुख स्रोत है, प्राग ऐतिहासिक सभ्यताएं हैं, राजवंश और उपलब्धियां हैं, मुगल के साथ में संबंध, स्थापत्य कला, महत्वपूर्ण किले, स्मारक संरचनाएं, धार्मिक आंदोलन, लोक देवी देवताएं और उसके प्रमुख चित्रकलाएं, शैलियां और हस्तशिल्प जो है वो आपके यहाँ पे हैं, ठीक है। साहित्य की प्रमुख कृतियां, क्षेत्रीय बोली, जो राजस्थान के साहित्यकार हैं उनकी जो साहित्य रचनाएं और उनकी बोलियां वगैरह।
तो लोकगीत है, त्योहार है, मेले हैं, नृत्य है, वाद्य यंत्र है और आभूषण है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, राजस्थान की संस्कृति और परंपराएं हैं, ऐतिहासिक आपके पर्यटन स्थल हैं, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है और राजस्थान की विरासत, ब्रिटिश संधियां, 1857 का क्रांति जो आपको है, कृषक और जनजातीय आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन है, राजस्थान का एकीकरण है और आपका राजस्थान का राजनीतिक जनजागरण, विकास महिलाएं। ये आपका हिस्ट्री और कल्चर का। सर भूगोल में स्थिति, मुख्य भौतिक विभाग, अपवाह तंत्र, जलवायु, ये आपको दिया गया है। उसके साथ में मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन एवं संपदा, संरक्षण, पर्यावरण परिस्थितियां, मुद्दे, मरुस्थलीकरण, कृषि, जलवायु, प्रदेश एवं प्रमुख फसलें, पशुधन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई, जल संरक्षण और आपका परिवहन और आपका खनिज संपदाएं। तो कुल मिलाकर ये आपका जियोग्राफी देखो अच्छी खासी यहाँ पे बड़ी बड़ी लगाई गई है, आपको ध्यान में रखना। उसके बाद में अपने बात करते हैं सर। ठीक है, उसके बाद में अब आ जाओ, अब आपके लिए वो आपका सिलेबस जो आपको मुख्य रूप से पढ़ना है। पढ़ना तो दोनों ही मुख्य रूप से है, क्योंकि अब से पहले जो हम बात कर रहे थे वो आप पढ़ चुके हो कहीं ना कहीं इससे पिछले वाले एग्जाम में, लेकिन जियोग्राफी जो आपके लिए पार्ट बी जो है वो आपका 200 नंबरों का मामला यहाँ पे होने वाला है। देखो 200 नंबर में आपको 80 नंबर लेके आने तो अनिवार्य है। ठीक है, मेरिट का नहीं बोल रहा हूं मैं, ये आपका अनिवार्य है। इसकी जो लास्ट 2022 की जो मेरिट है, इस मेरिट के ऊपर मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। ध्यान में रखना कि लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की लास्ट ईयर क्या मेरिट रही थी वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो साथियों, भूगोल और समकलित विषय के रूप में भूगोल की शाखाएं, भौतिक महत्व, गुरुजी पढ़ना के सारों पहला। सर बुक का मैं सबसे पहले बता देता हूँ सिलेबस से पहले कि यहाँ पर बुक आपकी कौन सी पढ़ी जाए। तो देखो आपकी क्लास 11 जो है, ठीक है, और क्लास जो 12 है, उसके लिए जो आपको ध्यान में रखना, क्लास 11 और क्लास 12 की बात कर रहा हूं। यहां पर आपके लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है सर जियोग्राफी। उस जियोग्राफी की दोनों किताबों को आप पढ़ दीजिएगा, दोनों जियोग्राफी की किताब पढ़ दीजिएगा। जिनके पास में ऑप्शनल सब्जेक्ट जियोग्राफी है वो आपका क्या करेगा भैया, इसमें देखेगा। अब फॉर्म कौन भरेगा, वही बच्चा भरेगा जिसमें 12वीं में क्या थी, जियोग्राफी थी। ये तो आप जानते हो, ये पाठ्यक्रम का वीडियो, इसलिए मैंने ये विश्लेषण है वो नहीं किया है। सर कौन भरेगा कौन नहीं भरेगा ये आपको पता है तो ठीक है, नहीं है तो मैं आपको भी आगे बताऊंगा। सर पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महासागर और महाद्वीपों का विकास, शैलें, प्रकार और विशेषताएं, भू आकृतियों की प्रक्रियाएं, स्थल, रूप और उनका विकास, ये आपका यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद में आपका वायुमंडल, संगठन और संरचना, वायुमंडल की जो परतें वगैरह वो आप पढ़ते हो। सूर्य तप, उष्मा संतुलन, तापमान का वितरण कैसे किया जाता है। सिर्फ वायुदाब एवं वायुमंडलीय परिसंचरण आपका हो जाता है। फिर वायुमंडल में जल वाष्पीकरण, संग्रहण, वर्षण, प्रकार और इनका जो वितरण है वो कैसे किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो आपको जो जियोग्राफी पढ़नी है वो एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़नी है और प्रॉपर पढ़नी है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए प्रॉपर जो है वो आपके लिए जियोग्राफी लगाई गई। ऐसा नहीं है कि आप छोटी मोटी पढ़ लो और काम चल जाएगा। तो आप जैसे भाग 1 में पढ़ोगे तो ठीक है पार हो जाएगा, उनसे काम नहीं चलने वाला, यहाँ से अलग से आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखो, वर्ल्ड क्लाइमेट, विश्व जलवायु, जलवायु का वर्गीकरण, कोपेन, हरित गृह प्रभाव, वायुमंडलीय ऊष्मन और जलवायु का परिवर्तन। तो कोपेन का यहाँ पे वर्गीकरण भी लगाया गया, ध्यान में रख लेना। आगे देखो सर, जलीय चक्र और अंत है, समुद्री उचावच जो है वो, फिर तापमान और लवणता का वितरण, महासागरीय तरंगे और ज्वार भाटा और धाराएं, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। सर इसके बाद में आपके लिए 15 नंबर पर है सर जैवमंडलीय परिस्थिति की तंत्र, ठीक है, वायोम, जैव भू रासायनिक चक्र, जल, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं अन्य खनिज चक्र, पारिस्थितिकी संतुलन। फिर उसके बाद में 16 नंबर पर आता है सर जैव विविधता और उनके संरक्षण जो है। फिर उसके बाद में आता है सर भारत की स्थिति है, आकार और उनके पड़ोसी देश। इसका मतलब ज्योग्राफी में भैया कुछ छोड़ा नहीं गया। तो 200 नंबर अगर आपको लेने हैं तो क्लास 12वीं और 11वीं एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन आप सबके लिए बहुत जल्दी आ जाएगा, हम भी बता देंगे आपको। ठीक है सर, भू आकृतियों और खंड 18 नंबर, जल संभर आपका संकल्पना, हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र जो है, हिमालय से जो निकलने वाली नदियां वगैरह वो। ठीक है, उसके बाद में मानसून, जलवायु प्रभावित करने वाले कारक, क्रिया और विधि, आरंभ, विच्छेद, आपका निर्वतन, ऋतु और इसके बाद में वर्षा एवं वितरण और परिवर्तिता है, जलवायु प्रकार है, कोपेन, मानसून और भारत का आर्थिक जीवन। ठीक है, वन प्रकार और वितरण है, मृदा वर्गीकरण, ICAR वितरण
आकर्षण एवं संरक्षण आपका है, और फिर आपदाएं हैं, अर्थ, वर्गीकरण, भारत में प्राकृतिक आपदाएं, आपदों का प्रबंधन। ठीक है, समझ पा रहे हो ना आप, आराम से समझ पाना। ठीक है सर, ये टेलीग्राम पर हमें प्रोवाइड करवा दीजिएगा, तो इसके लिए आपको क्या कर लेना होगा, मेरा जो टेलीग्राम है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आपको सूरज सर, रावत सर, आपको क्या करना होगा, सर्च करना होगा, तो इसका लिंक आ जाएगा। ये पूरा जो पाठ्यक्रम जो है वो मैं आपको वहीं पर डालने वाला हूं, तो आप वहां जाके देख लेना। ठीक है, साथ ही साथ में इसमें क्विज वगैरह भी आती रहती है, और क्विज के साथ साथ में आपके डेली न्यूज़ वगैरह भी आती रहती है, तो वो भी आप देखने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में मानचित्रीय प्रक्षेप है, उनके प्रकार, निर्माण एवं विशेषताएं, एक प्रमाणिक अक्षांश और शंक्वाकार एवं क्षम क्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप। तो भाई साहब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ जियोग्राफी में। ठीक है, हाँ, उसके बाद में आपको ध्यान में रखना कि स्थल आकृति मानचित्रों का अध्ययन। ठीक है, ये अध्ययन करना है भाई साहब, ये पैमाने भी आपको दिए गए, इसके आधार पर सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित जो मानचित्र है वो पढ़ने हैं। समोच्च रेखाएं, अनुप्रस्थ काट और स्थल आकृतियों की पहचान, फिर ढाल, फिर पहाड़ी, घाटी, जलप्रपात और भृगु। ठीक है, उसके बाद में आपका अधिवास जो वितरण है वो आपका लिया गया। सर वायु फोटोग्राफ है आपका, प्रकार एवं ज्यामिति है, ऊर्ध्वाधर वायु फोटो चित्र है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आगे हम बढ़ेंगे। अगले पेज पर आपके लिए सिलेबस में और देखिएगा 29 नंबर पर उपग्रह बिंब, सुदूर संवेदन आंकड़ों के अर्जन की अवस्थाएं, प्लेटफॉर्म संवेदक और सुदूर संवेदक आंकड़े, और उसके साथ साथ में भाई साहब ये आपका उपग्रह बिंबों का भौतिक और सांस्कृतिक लक्षण। देखो ये पूरा मामला है ना, ये आपका स्वयं से नहीं होने वाला है, तो इसलिए आपको क्या करना होगा, इन किताबों का सहारा लेते हुए या तो आप ऑनलाइन गुरुजी पकड़ लो एक आधा, ठीक है, या फिर आप कोई ढंग की ऑफलाइन ज्वाइन कर लो जहां पर प्रॉपर आपको टीचर पढ़ाते हो और जो स्पेशल जियोग्राफी में महारत हासिल हो उस टीचर। देखो जो आपके जनरल जियोग्राफी आती है, जो आपके बेसिक जो आपका भाग 1 में आता है वो तो हर कोई पढ़ा देता है, उसमें टॉपिक वो फिक्स है, लेकिन ये जो आपके टॉपिक जो है ना वो ऐसे नहीं है। वो फर्स्ट ग्रेड का एक अच्छा व्यक्ति जिसने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम पास किया उसको पता है कौन सी चीज़ कहाँ से पूछी जाती है, उन वहाँ से आप अच्छी तरीके से आप तैयारी करोगे तो आपका काम अच्छी तरीके से हो जाएगा। मौसम उपकरणों का उपयोग, तापमापी, आर्द्र शुष्क बल्ब, तापमापी, वायु दिशा सूचक यंत्र है, वर्षा मापक यंत्र है, और इसके बाद में 31 मौसम चार्ट्स का प्रयोग कैसे करना है, वायु दाब, हवा एवं वर्षा वितरण का वर्णन। उसके बाद में मानव भूगोल आ गया, उसमें आपकी परिभाषा, प्रकृति विषय के क्षेत्र और महत्व। मानव भूगोल का एक पूरी किताब लगती है, वो पढ़ दो सारी की सारी। विश्व की जनजातियां हैं जिसमें एक्सिमो, वुशमैन, गौंडभिल जनजातियों का वितरण, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताएं, ये तो मुझे भी पता है, ये भी हमने पहले पढ़ी थी जब हम 12वीं क्लास में पढ़ा करते थे। ठीक है, ये उसके बाद में आपके लिए फिर आपका आता है सर प्राथमिक व्यवसाय परिचय, कृषि, खनन, आखेट मतलब शिकार, पशुपालन, मत्स्य आदि संग्रह। जो आजीविका के साधन थे लोगों के जो प्राथमिक व्यवसाय के रूप में, उन व्यवसाय में आपका कृषि है, खनन है, उसके बाद में आखेट है, पशुपालन है, मत्स्य है, इनके बारे में आपको पूरी डिटेल यहाँ से पढ़नी है। फिर द्वितीय व्यवसाय के रूप में उद्योगों के कारण, औद्योगिक अवस्थिति के कारक, कृषि आधारित उद्योग और विनिर्माण उद्योग जो है वो। ठीक है, तृतीयक व्यवसाय के रूप में चतुर्थक व्यवसाय और उनका पंचम व्यवसाय। यानी भैया पहले से लेकर पांचों व्यवसायों के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी यहाँ पे देनी है। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, उसके बाद में 44 पर सर भूतल परिवहन, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सड़कें और एवं रेल मार्ग जो है वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, जल परिवहन में आपको ध्यान में रखना है सर अंतःकर और महासागरीय जल मार्ग, बंदरगाह, स्वेज और पनामा नहर का जल मार्ग। तो स्वेज नहर और पनामा नहर जो है वो आपके लिए, हालांकि आपने 12वीं क्लास में पढ़ी है, उनको याद आ जाएगी आपकी स्मृतियों में, तो एक बार आपको सारा तो बढ़िया से टीचर का लेना ही पड़ेगा। ठीक है, जिस प्रकार से आप हिंदी मुझसे पे विश्वास करके मुझसे पढ़ते हो, आप उसी प्रकार से आपको अपना एक विश्वास पात्र टीचर जो आपको जियोग्राफी का बढ़िया सा सिलेबस आपको करवा पाए, उनका आप दामन थामिएगा और उन्हें पढ़िएगा। तो वायु परिवहन विश्व के प्रमुख वायु मार्ग और उनके हवाई अड्डे हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भारत की भूमिका है, और आधुनिक जनसंचार के उपकरण, उपग्रह, इंटरनेट, मोबाइल आदि। ठीक है, आपको एक नाम बता सकता हूँ टीचर का, अगर आपको जियोग्राफी अगर पढ़नी है ना जियोग्राफी, तो आप नेवरी सर
से आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। नेवरी सर का जो यूट्यूब है उससे जाके पढ़ सकते हैं, उनकी बुक से पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट है उनके पास में। स्पेशल मैं कह रहा हूँ कि अपने मेरे मित्र आदमी हैं, प्रमोशन करने के लिए नहीं आया हूँ, प्रमोशन करने की इनको ज़रूरत है, आपकी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये पहले से क्या ऑलरेडी, ठीक है, बहुत अच्छे फर्स्ट ग्रेड टीचर है और लगातार बच्चों के बीच में काम करते हैं, इसलिए मैं उनको कर रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारे जियोग्राफी के टीचर है जो मेरे मित्र भी हैं, लेकिन मैं उनका इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो मैंने देखे नहीं है कभी उनको। तो आप ध्यान में रखना, इनसे आप पढ़ सकते हो, आप देख सकते हो भाई जाके, है ना। चलिए, आधुनिक जनसंचार, इनके उपकरण उपग्रह ये बता दिया मैंने, ठीक है। अब आ जाओ, ठीक है। लगभग 60 के लगभग टॉपिक लगते हैं, ये बिंदु लगते हैं आपके। पर्यावरणीय समस्याएं हैं, प्रदूषण, अम्ल वर्षा, हरित गृह प्रभाव, ओजोन प्राथमिक क्षरण, ठीक है। वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन है। संसाधन की बात करें, संकल्पना, वर्गीकरण, संरक्षण और पोषकीय विकास। उसके बाद में आपका अजैविक संसाधन, भू जल, खनिज, लोहा, अयस्क, तांबा, एल्यूमिनियम, अभ्रक, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे अजैविक जो संसाधन है वो आपके लगाए गए हैं। फिर आपका ऊर्जा संसाधन में परंपरागत में कोयला, पेट्रोल और गैर परंपरागत में आणविक ऊर्जा, जैविक ऊर्जा जो आपकी लगती है, और पवन और सौर ऊर्जा, ठीक है। अब मेरा जहाँ तक माइंड जाता है ना जियोग्राफी में, भैया कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड वाला अध्यापक जो तैयारी करता है जियोग्राफी से, ठीक है, तो उनको इतना मैटर पढ़ना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में कृषि के प्रकार, यानी पूरी कृषि जो है वो आपके यहाँ पे लगा दी गई है। फिर मुख्य फसलें, गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय का वितरण और उत्पादन, तो यहाँ पे कृषि लगा दी। और उनके अगले टॉपिक में मुख्य जो फसलें हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको बता दिया गया है, ठीक है। अब आ जाओ, ये आपका 60 बिंदु जो आपको दिख ही रहे हैं। इसके बाद में भारत के औद्योगिक विकास में प्रमुख उद्योग हैं। फिर लोहा इस्पात, एल्यूमिनियम, सीमेंट, सूती वस्त्र, चीनी, और ये उद्योग जो है, सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी वस्त्र उद्योग है, यानी चीनी उद्योग है आपका, सीमेंट उद्योग है, एल्यूमिनियम, इस्पात वगैरह ये सारे लगा दिया। क्षेत्रीय नियोजन, प्रादेशिक असंतुलन, मरु विकास कार्यक्रम, जनजातीय विकास कार्यक्रम, ठीक है। और विकास व नियोजन में गरीबी उन्मूलन व रोजगार कार्यक्रम, मनरेगा, ठीक है, नरेगा के बारे में भी आपको समझाना है। फिर पोषणीय विकास में आपको परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण आपका बताना है। और ग्रामीण विकास में आपका डेयरी और कुटीर जो उद्योग है वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। उसके बाद में और भी भाई साहब बहुत सारे टॉपिक है ना। फिर प्रमुख उद्योग की बात करें, सूती वस्त्र और सीमेंट, जो अभी मैं बात करके गया हूँ। खनिज में संगमरमर, तांबा, जबरदस्त, चांदी, टंगस्टन, जिप्सम और पेट्रोलियम, ये इनको बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रमुख सिंचाई परियोजना, चंबल, इंदिरा गांधी नहर और माही परियोजना, अपनी राजकनाल के बारे में बताना है, चंबल नहर के बारे में बताना है और माही परियोजना के बारे में बताना है। मानचित्र भैया अर्थ में तो वर्गीकरण, मानचित्र का जो अंकन जो है वो, और थीमेटिक, ठीक है। मानचित्र, बिंदु, वर्णमापी और समरेखा, ये मानचित्रों के बारे में है, ठीक है। आंकड़ा निरूपण, आरेखों की रचना और दंड आरेख, चक्कर आरेख और प्रवाह आरेख, ठीक है। उसके बाद में ज्योग्राफी की जो भौगोलिक सूचना तंत्र है वो परिचय और उनका अनुप्रयोग आपको कैसे करना है। तो ये आपके 66, ठीक है भाई साहब। सबसे पहले तो जोर आएगा इस पाठ्यक्रम को पढ़ने को, ठीक है। मैंने तो इनको पढ़ के सुना दिया, लेकिन इस पाठ्यक्रम को पढ़ने में भी जोर आएगा। ये अगर आप पाठ्यक्रम पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छा आपको यहाँ पे फील होगा। देखो, ये जो ज्योग्राफी वाला जो पेपर है वो कौन दे सकता है आपको पता है? जो क्लास, ठीक है, जो क्लास में 12 में स्टूडेंट था, ठीक है, जो आर्ट का स्टूडेंट था, आर्ट में स्पेशल उसके पास में जियोग्राफी होनी चाहिए, मस्ट है ये, ठीक है। क्या होनी चाहिए? ये जियोग्राफी उनके लिए मस्ट है, ध्यान में रख लेना। तो ये जियोग्राफी वाला विद्यार्थी दे सकता है। गुरुजी मेरे पास में 12वीं में तो जियोग्राफी नहीं थी, लेकिन मेरे पास में बीए में जियोग्राफी थी, तो इसका कोई काम नहीं है। ये जो भर्ती है वो 12वीं बैच वालों की भर्ती है, जिसमें 12वीं क्लास में जियोग्राफी होना अनिवार्य है। नंबर आपके कितने ही आए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 12वीं क्लास में जियोग्राफी होना जरूरी है। तो ये हमने आज जो है वो भूगोल विषय की शानदार तैयारी के लिए आपको सिलेबस के ध्यान में रखना है। तो भूगोल का मैंने सिलेबस जो है वो आपके लिए डिस्कस किया है, और इसमें जो मैंने आपको क्लास 11 और क्लास 12 की जो आपकी बुक आती है, जो एनसीईआरटी की बुक आती है, जो जो टॉपिक मिले आप उस बुक में से पढ़ लीजिएगा भाई, ठीक है। उस बुक में से पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। वहीं से प्रश्न जो है वो आपके ज़्यादा आते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताया, ऑफलाइन आप ज्वाइन करते हो तो बहुत ही बेटर है, लेकिन अगर ऑनलाइन भी करना है तो आप एक अच्छा सा टीचर चुनिएगा और उनके पास में लगातार आप इस कोर्स को कंप्लीट करिएगा। तो ये था ज्योग्राफी वाले बच्चों के लिए प्रयोगशाला सहायक की तैयारी हम कैसे करें। उसी प्रकार से हम
अगली वीडियो जो मैं लेकर आऊँगा इसकी तो साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए सिलेबस की डिस्कशन करूंगा, और उसके बाद में हम होम साइंस के जो बिरले स्टूडेंट होते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आशा और उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगी। टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर फिर भी अगर आपको कोई समस्या ये आती है तो आप इनके ऊपर क्या करोगे भैया, आप इनके ऊपर, ठीक है, इनके ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, समय रहेगा तो मैं आपको रिप्लाई यहाँ पे कर दूंगा। तो आशा और उम्मीद के साथ में मैं सूरज सर आप सबका बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।